हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम बायोकेमिस्ट्री का रैपिड रिवीजन करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का जो मेटाबॉलिज्म है उसमें आपको जो है वो तीन चीज़ें देखनी है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे क्या पाथवे, कौन सा पाथवे है, फिर उसकी हम देखेंगे साइट और उसमें जो है कौन सा रेट लिमिटिंग एंजाइम है। ठीक है, तो ये तीन चीज़ जो है हम उसमें देखेंगे। तो सबसे पहला जो पाथवे आपका है वो क्या है, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस का दूसरा नाम है एम्बेडेड मेयरहॉफ पाथवे। ग्लाइकोलिसिस एग्जैक्टली हम बात करें तो क्या होता है कि एक तरह का मेटाबॉलिक पाथवे होता है जिसमें क्या होता है कि जो ग्लूकोज होता है उसका ब्रेकडाउन होता है और प्रोड्यूस होता है क्या, एनर्जी और अदर मॉलिक्यूल। और इसकी साइट क्या होती है, साइटोसोल यानी साइटोप्लाज्म। और इसमें जो आपका रेट लिमिटिंग एंजाइम होता है वो क्या है, यहाँ पे फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 जिसको हम PFK1 बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड आपका जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में जो आता है वो क्या है, क्रेब्स साइकिल, जिसको हम TCA साइकिल भी बोलते हैं या फिर जो है सिट्रिक एसिड साइकिल। और इसकी जो साइट है वो कौन सी है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होती है। और इसमें जो आपका रेट लिमिटिंग एंजाइम है वो क्या है, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, उसके बाद हम बात करें किसकी, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस, इस वर्ड को आप तोड़ेंगे तो यहाँ पे ग्लूकोज नियो और जेनेसिस, मतलब कि ये एक तरह का मेटाबॉलिक प्रोसेस है जो कि प्रोड्यूस करता है किसको, ग्लूकोज को, फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, जैसे अमीनो एसिड से। किससे, हमारा मान लीजिए अमीनो एसिड से अगर बन रहा है, ठीक है, या फिर जो है आपका लैक्टेट से बन रहा है, ठीक है, या फिर आपका जो है ग्लिसरॉल से बन रहा है, मतलब कार्बोहाइड्रेट सोर्स नहीं, जो कार्बोहाइड्रेट सोर्स के अलावा होते हैं उनसे अगर बन रहा है तो उसको हम बोल देंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, उसके बाद बात करें इसकी जो साइट होती है, यहाँ पे लीवर और किडनी, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया। और इसमें जो आपका रेट लिमिटिंग एंजाइम होता है वो कौन सा है, यहाँ पे फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। सेकेंड, उसके बाद जो हम बात करेंगे फोर्थ जो है आपका कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में आता है वो क्या है, ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब होता है कि प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन ए स्टोर्ड फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट बॉडी, मतलब जो हमारे बॉडी में जो है स्टोर्ड फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है उससे। तो इसमें जो आपकी साइट है वो कौन सी है, लीवर, स्केलेटल मसल, साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसमें जो आपका रेट लिमिटिंग एंजाइम है वो क्या है आपका, ग्लाइकोजन सिंथेस। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, ग्लाइकोजिनोलिसिस। लिसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन। ठीक है, तो ग्लाइकोजिनोलिसिस क्या होता है कि ये एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है किसका, यहाँ पे ग्लाइकोजन का, किसमें, ग्लूकोज में, तो उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलिसिस। और इसकी जो साइट होती है वो लीवर और यहाँ पे स्केलेटल मसल और यहाँ पे साइटोसोल। थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड आवाज़ आ रही है, शायद शादी है बगल में, ठीक है, तो उसको इग्नोर करते हैं। ठीक है, उसके लिए थोड़ा बहुत सॉरी। ठीक है, और इसमें जो आपका रेट लिमिटिंग एंजाइम है वो क्या है आपका, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। देन लास्ट आपका आता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में, वो आता है आपका HMP संट, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे। और इसका जो साइट होता है वो क्या हो जाएगा आपका, लीवर या फिर स्केलेटल मसल, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, और इसमें जो आपका रेट लिमिटिंग एंजाइम होता है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजन, जिसको हम बोलते हैं G6PD। ठीक है, उसके बाद हम कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म की। उसमें सबसे पहले आता है आपका यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल को ही हम बोलते हैं ऑर्निथीन साइकिल। और इसका जो साइट है वो क्या है, लीवर में, यहाँ पे साइटोप्लाज्म भी होता है और यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया दोनों होता है। और इसमें जो आपका रेट लिमिटिंग एंजाइम हो जाएगा, रेट लिमिटिंग एंजाइम क्या है, यहाँ पे कार्बोमोइल फॉस्फेट सिंथेज, जिसको CPS1 बोला जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, टोटल जो ATP यूज होती है वो कितनी होती है, वो आपकी 3 ATP यूज होती हैं। और एक्टिवेटर ऑफ दिस पाथवे, मतलब इस पाथवे जो रेट लिमिटिंग एंजाइम होता है इसको एक्टिवेट कौन करता है, तो उसको एक्टिवेट करता है N एसिटल ग्लूटामेट, जिसको हम बोलते हैं नाग। नाग, नाग से याद आया कि नाग जो है अच्छे अच्छे को एक्टिवेट कर देता है। ठीक है, तो फिर ये एंजाइम क्या चीज़ है, ठीक है, नाग। ठीक है, उसके बाद हम बात करें किसकी, लिपिड मेटाबॉलिज्म की। ठीक है, तो लिपिड मेटाबॉलिज्म जो है यहाँ पे बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, और इसकी जो साइट होती है वो क्या हो जाएगी आपकी, माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे जो आपका रेट लिमिटिंग एंजाइम है वहाँ पे कार्निटिन, यहाँ पे एसाइल ट्रांसफरेज, जिसको हम CAT1 बोलते हैं।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कीटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज़। ठीक है, यहाँ पे इसकी जो साइट है वो कौन सी है, माइटोकॉन्ड्रिया में होगी, और इसमें जो आपका रेट लिमिटिंग एंजाइम होता है वो HMP कोएंजाइम सिंथेस हो जाएगा। फैटी एसिड सिंथेसिस की अगर बात करें तो इसमें जो साइट होता है वो साइटोसोल होती है, और इसमें जो आपका रेट लिमिटिंग एंजाइम होता है वो एसिटल कोएंजाइम यहाँ पे कार्बोक्सिलेज। उसके बाद यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस, ये इसकी साइट कौन सी होती है, साइटोप्लाज्म, और इसमें जो आपका रेट लिमिटिंग एंजाइम होता है वो HMG कोएंजाइम रिडक्टेस। ठीक है। उसके बाद लास्ट जो आपका मेटाबॉलिज्म आता है वो कौन सा है, वो है आपका न्यूक्लियोटाइड का मेटाबॉलिज्म। इसमें क्या होता है, प्यूरिन की सिंथेसिस होती है, और इसमें क्या होता है, जो रेट लिमिटिंग एंजाइम है वो क्या है, ग्लूटामाइल एमिनो यहाँ पे एमिडो ट्रांसफरेज, जिसको हम PRPP भी बोलते हैं। तो ये जितने भी थे आपके मेटाबॉलिज्म यहाँ पे हो गया, और ये जाहिर सी बात है यार आपको रटना ही पड़ेगा। ठीक है, इसका कोई ट्रिक तो है नहीं कि याद कर दिया जाए। आप बार बार इसको पढ़ेंगे ना तो फिर ये याद हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़, जिसको हम बोलते हैं GSTS। तो सबसे पहले यहाँ पे वॉन गिरकी डिजीज़, जिसको हम ग्लूकोजन स्टोरेज डिजीज़ टाइप 1 भी बोलते हैं। ठीक है, ये देखिए आपको मैंने यहाँ पे इसका एक इमेज दिखाया हुआ है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि जो बॉडी होती है ना, कैन नॉट ब्रेक डाउन ग्लाइकोजन, मतलब जो हमारी बॉडी है वो ग्लाइकोजन को क्या करती है, वो ब्रेक डाउन नहीं कर पाती। जब ग्लाइकोजन ब्रेक नहीं हो तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, इसमें कौन सी एंजाइम की डिफिशियंसी होती है, इसमें जो एंजाइम की डिफिशियंसी है उसका नाम है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। मतलब ग्लाइकोजन को तोड़ने वाला जो एंजाइम है वो कौन है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब ग्लाइकोजन टूटेगा नहीं तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होगा, तो बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे वॉन ईयर की डिजीज़ में क्या होता है कि ग्लाइकोजन जो है वो ब्रेक डाउन नहीं होता है ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें दूसरा जो डिजीज़ है ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ टाइप 2, जिसको हम बोलते हैं पॉम्पेज डिजीज़। ये क्या होती है, इसमें क्या होता है कि बॉडी कैन नॉट मेक प्रोटीन ड्यू टू द म्यूटेशन इन GAA जीन, एसिड अल्फा ग्लूकोसाइडेज। मतलब इसमें जो GAA जो जीन होती है ना, इसमें क्या होता है, म्यूटेशन हो जाता है। अब इसमें जब म्यूटेशन हो जाएगा तो बॉडी जो है वो प्रोटीन नहीं बना पाएगी। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, ये देखिए ये है आपकी पॉम्पीज डिजीज़। ठीक है, और इसमें जो एंजाइम डिफेक्ट होता है, डिफिशियंसी होती है, उसमें एसिड माल्टेज की होती है। उसके बाद हम तीसरी डिजीज़ की अगर बात की जाए तो यहाँ पे कोरिज डिजीज़, जिसको ग्लाइकोजन स्टोरेज टाइप 3 डिजीज़ बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो स्ट्रक्चरली क्या होता है, स्ट्रक्चरली एबनॉर्मल ग्लाइकोजन एक्यूमुलेट, मतलब जो है एबनॉर्मली क्या होता है, ग्लाइकोजन का जो है एक्यूमुलेशन हो जाएगा। उससे क्या होता है कि जो बॉडी फंक्शन होता है वो इम्पेयर्ड हो जाता है। ठीक है, और इसमें जो एंजाइम की डिफिशियंसी है वो कौन सी है, डी ब्रांचिंग एंजाइम। ये देखिए, ये है आपका कोरी डिजीज़ का इमेज। ऐसी जो है क्लिनिकल रिप्रेजेंटेशन आपको देखने को मिलेगी। कभी कभी कैसा होता है ना कि एग्जामिनर यही एग्ज़ाम में आपको जो है यही फ़ोटो दे देगा, ठीक है, या डायग्राम दे देगा और पूछेगा कि ये कौन सी डिजीज़, तो आपको थोड़ा सा इमेज भी देखना पड़ेगा। आजकल के एग्ज़ाम बहुत ट्रिकी हो गए हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, एंडरसन डिजीज़ की। तो एंडरसन डिजीज़ जो है ये क्या है, ग्लाइकोजन स्टोरेज टाइप 4 डिजीज़ होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एबनॉर्मल ग्लाइकोजन जो कि प्रोड्यूस्ड होता है और क्या होता है, एक्यूमुलेट हो जाता है किसमें, हमारी बॉडी में। ठीक है, इसमें जो है कौन सी एंजाइम की डिफिशियंसी होती है, यहाँ पर जो आपको ब्रांचिंग एंजाइम की डिफिशियंसी देखने को मिलेगी। ये देखिए यहाँ पे ये रहा इसका फिगर। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर। तो सबसे पहले इसमें आता है आपका फेलाइन क्लिटोनुरिया। ठीक है, इसमें आपको जो है सिम्टम्स की अगर बात की तो यहाँ पे मौसी ऑब्लिक मस्टी ओडर देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो IQ होता है वो भी कम हो जाता है, और यहाँ पे जो क्या हो जाएगा, जो मेलानिन होता है ना, जो कि स्किन को कलर देता है, वो भी जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे आपको मैंने ये डायग्राम बना के दिखाया हुआ है। और इसमें जो एंजाइम जो है वो फिनाइल एनिलिन हाइड्रोक्सिलेज की डिफिशियंसी हो जाती है। इसके वजह से जो है आपका फ्लैनकीटोनुरिया जो है देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे एल्केप्टोनुरिया की अगर बात की तो ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसमें क्या होता है कि जो यूरिन होती है ना वो ब्लैक हो जाती है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लैक यूरिन डिजीज़। यहाँ पे ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाएगी किसकी,
ईयर की और स्क्लेरा की। और यहीं पे अगर यहाँ पे जो है आपकी स्क्लेरा जो है अगर येलो कलर की हो जाए तो वो क्या इंडिकेट करेगा, जॉन्डिस को इंडिकेट करेगा। लेकिन यहाँ पे अल्केप्टिनूरिया में क्या होता है कि जो आपका ये स्क्लेरा और आपका जो ईयर होता है वो ब्लूइश डिस्कलरेशन कलर का होता है। ये देखिए ब्लैक कलर का, ये जो यूरिन है वो ब्लैक कलर की है, ठीक है। और इसमें जो है आपका जो एंजाइम की डिफिशियंसी होती है वो होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज की होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैपल सिरप यूरिन डिजीज़, यहाँ पे मैपल सिरप यूरिन डिजीज़ की अगर हम बात करें तो इसमें जो सिम्टम्स है इसमें आपको बर्न्ट शुगर ओडर देखने को मिलेगा। और इसमें जो एंजाइम की डिफिशियंसी होती है वो कौन सी होती है, यहाँ पे जो है ब्रांच्ड चेन कीटो एसिड डीहाइड्रोजिनेज या फिर डी कार्बोक्सीलेज। और इसमें जो अमीनो एसिड जिसको हमको अवॉइड करना है, अगर इस अमीनो एसिड को हम अवॉइड नहीं करेंगे तो जो सिचुएशन है वो और एग्रावेट कर जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन और वैलिन को क्या करना है, हमको अवॉइड करना है, ठीक है, इस कंडीशन में। उसके बाद हम लिपिड स्टोरेज डिजीज़ की अगर बात करें तो इसमें सबसे पहली जो डिजीज़ आती है वो निमोनिक डिजीज़ आती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि फेलियर टू मेटाबोलाइज लिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल, इसमें जो है आपका लिपिड और कोलेस्ट्रॉल दोनों क्या होता है, मेटाबोलाइज नहीं होते हैं, ठीक है, और एक्यूमुलेट हो जाएंगे किसमें, सेल में। जाहिर सी बात है जिस चीज़ का मेटाबॉलिज्म होना है अगर वो चीज़ नहीं होगी तो प्रॉपर अमाउंट में उसका एक्सक्रीशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिपिड और कोलेस्ट्रॉल का एक्यूमुलेशन हो जाएगा किसमें, सेल में। और इसमें जो एंजाइम की डिफिशियंसी होती है वो कौन सी है, स्फिंगोमाइलिनेज। इमेज की बात कंपैरिजन वर्सेस नॉर्मल और नीमन-पिक डिजीज़, ये देखिए आपको यहाँ पे नीमन-पिक डिजीज़ का एग्जांपल जो है मैंने यहाँ पे आपको दिया। उसके बाद यहाँ पे गॉसेट डिजीज़ की अगर बात कीजिए तो इसमें जो एंजाइम की जो डिफिशियंसी होती है वो कौन सी है, यहाँ पे जो बीटा ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज, ठीक है। और यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक ऑफ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने इसमें क्या होता है ना कि जो आपका लीवर और स्प्लीन की अगर बात कीजिए तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, वो इनलार्ज। यहाँ पे हिपैटोस्प्लीनोमेगेली, मतलब आपका लीवर भी यहाँ पे जो है वो इनलार्ज हो गया है और आपकी जो स्प्लीन है वो भी क्या हो गई है, वो इनलार्ज हो गई है, ठीक है। उसके बाद हम लिपिड स्टोरेज डिजीज़ की बात करें तो यहाँ पे क्रेबी डिजीज़, इसमें क्या होता है जो डिफेक्ट हो जाएगा यहाँ पे ग्लाइकोजीन लीडिंग टू डीमाइलिनेशन, मतलब अगर ये इसकी डिफिशियंसी हो जाएगी उसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपको डीमाइलिनेशन देखने को मिलेगा। और इसमें भी जो है एंजाइम की जो डिफिशियंसी होती है इसमें क्या बीटा गैलेक्टोसेरिब्रोसाइडेज। और हिस्टोलॉजिकल फीचर की बात करें तो यहाँ पे जो है ग्लोबॉइड सेल भी देखने को मिलेगी, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है, यहाँ पे ब्रेन डैमेज भी होगा, यहाँ पे कैटरेक्ट भी हो जाएगा, यहाँ पे जॉन्डिस हो जाएगी, ठीक है, पीलिया बोलते हैं जिसको। यहाँ पे भी आपको इनलार्ज लीवर देखने को मिलेगा, किडनी डैमेज हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इफ़ गैलेक्टोसेमिक इन्फेंट गिवन मिल्क देन यहाँ पे अनमेटाबोलाइज्ड मिल्क शुगर बिल्ट अप ऑफ डैमेज द लीवर आई किडनी, अगर उसको ये देंगे तो यहाँ पे उसकी जो है लीवर भी डैमेज होगा, किडनी भी डैमेज होगा और क्या हो जाएगा, आपका ब्रेन भी डैमेज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फेब्री डिजीज़ की अगर बात कीजिए तो इसमें जो है आपका अल्फा गैलेक्टोसेरिब्रोसाइडेज, यहाँ पे जो है क्रेबी डिजीज़ में क्या था, बीटा गैलेक्टोसेरिब्रोसाइडेज, लेकिन यहाँ पे फ्रेबी डिजीज़ में जो है आपका यहाँ पे अल्फा गैलेक्टोसेरिब्रोसाइडेज है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इंट्रासेलुलर क्या हो जाएगा, आपका एक्यूमुलेशन हो जाएगा किसका, इंक्लूजन बॉडीज़ का विथ माइलिन सेल अपीयरेंस। उसके बाद यहाँ पे टेशक डिजीज़ की अगर बात कीजिए तो यहाँ पे नर्व सेल इन द ब्रेन आर डिस्ट्रॉयड, मतलब जितनी भी नर्व सेल होती है हमारे ब्रेन में वो डिस्ट्रॉय। यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड है ये भी डैमेज हो जाएगा, ब्रेन सेल है वो भी डैमेज हो जाएगा, ठीक है। ये एक तरह की क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, बेनाइन। अगर 6 मंथ है डेथ बिफोर, और इसमें क्या है, डेथ हो जाती है जो है 4 या 6 साल से पहले। इसमें लूजिंग, यहाँ पे जो टर्नओवर सेट यहाँ पे क्रॉइंग नहीं कर पाएगा, यहाँ पे सीजर्स आएंगे, हियरिंग लॉस होगा और यहाँ पे इनएबिलिटी टू मूव। यहाँ पे ऑन लेट ऑनसेट ऑफ टाइसेक डिजीज़ की बात किया तो यहाँ पे 30 to 40 ईयर्स और लेट ऑनसेट ऑफ टाइसेक डिजीज इज़ यूजली नॉट फेटल, अगर ये जो है लेट ऑनसेट है तो ये फेटल नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है शैंड हॉफ डिजीज़ की अगर बात कीजिए तो यहाँ पे जो शैंड ऑफ डिजीज़ है इसमें जो एंजाइम की डिफिशियंसी है वहाँ पे हेक्सोएमिनोसाइडेज ए एंड बी, ठीक है, हेक्सोएमिनिडेज ए और बी की जो है आपको डिफिशियंसी देखने को मिलेगी। उसके बाद हम बात करें न्यूक्लियोटाइड
यहाँ पे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, जिसमें आपका लीच नेहान सिंड्रोम आता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, क्लिनिकल फीचर में आपको देखने को नेल एंड लिप की बाइटिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए इमेज में आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं, ये देखिए यहाँ पे बाइटिंग, यहाँ पे देखिए नेल कैसे हैं इसके, और लिप्स का भी देखिए आप, यहाँ पे लिप्स भी कैसे हैं, ठीक है। उसके बाद एंजाइम जो डिफिशिएंसी इसमें, यहाँ पे हाइपोजेंथिन ग्वानिन, यहाँ पे राइबो ट्रांसफ्रेज जो होता है, राइबोलोज ट्रांसफ्रेज, इस एंजाइम की क्या होती है, इसमें डिफिशिएंसी आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद बात करें हम एमिनो एसिड और उसके स्पेशल प्रोडक्ट टायरोसिन। जो टायरोसिन है वो प्रोड्यूस करता है किसकी, यहाँ पे ट्राईआइडोथायरोनिन और टेट्राइडोथायरोनिन, यहाँ पे कैटाकोलामिन को भी प्रोड्यूस करता है, डोपामिन को भी, इपिनेफ्रिन को, नॉन इपिनेफ्रिन और मेलानिन को भी। उसके बाद बात करें हम किसकी, ट्रेप्टोफैन। ट्रेप्टोफैन जो होता है वो आपका विटामिन B3, जिसको हम क्या बोलते हैं, नियासिन वो बोलते हैं, सेरोटोनिन को भी प्रोड्यूस करता है और मेलेटोनिन को भी प्रोड्यूस करता है। हिस्टिडीन की अगर बात कीजिए तो जो कि ये प्रोड्यूस करता है किसको, हिस्टामिन। और यहाँ पे आर्जिनिन की अगर बात की तो आर्जिनिन क्या प्रोड्यूस करती है, नाइट्रिक ऑक्साइड। कुछ इनहिबिटर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फ्लोराइड, जो फ्लोराइड है वो किसको इनहिबिट करता है, इनोलेस को, जो कि ग्लाइकोलिसिस एंजाइम है में यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे बारब्यूटाइरेट या फिर जो है यहाँ पे रोटोनोन जो है, ये क्या करता है, इनहिबिट करता है कॉम्प्लेक्स 1 को, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो है वो उसको इनहिबिट करता है। और यहाँ पे मेलोनेट की अगर बात कीजिए तो यहाँ पे जो आपका मेलोनेट होता है वो इनहिबिट करेगा किसको, कॉम्प्लेक्स 2 को, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। और यहाँ पे जो है एंटीमाइसिन ए और BAL, ब्रिटिश एंटील्यूसाइड, जो इसको क्या है, जो कि किसको इनहिबिट करता है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 3 को। कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें, साइनाइड की बात करें या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड की बात करें तो ये क्या इनहिबिट कर देंगे, कॉम्प्लेक्स 4 को, ठीक है। फिर ओलिगोमाइसिन की अगर हम बात करें तो ओलिगोमाइसिन किसको इनहिबिट करता है, कॉम्प्लेक्स 5, जो कि ATP सिंथेस है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। उसके बाद हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड की, तो सबसे पहली जो एमिनो एसिड वो एलिफेटिक एमिनो एसिड है, जिसको आप G वैली से याद कर सकते हैं। तो G से हो जाएगा आपका ग्लाइसिन, V से वैलिन, एलानिन, ल्यूसिन और आइसोल्यूसिन। उसके बाद हम बात करें हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग एमिनो एसिड, ST, हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग एमिनो एसिड ST, जिसमें आपका सीरिन और थ्रियोनिन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सल्फर कंटेनिंग ऑफ एमिनो एसिड, ये तो सबको याद होता है, यहाँ पे मिथियोनिन और सिस्टीन, ठीक है। एसिड अमीनो एसिड की अगर बात करें तो यहाँ पे एस्पार्टिक एसिड, यहाँ पे एस्पारजिनेस और ग्लूटामिक एसिड और ग्लूटामाइन हो जाएंगे। बेसिक अमीनो एसिड जो है आप याद कर सकते हैं HAL हॉल से, जिसमें आपका हिस्टिडीन, आर्जिनिन, लाइसिन आती है, ठीक है। उसके बाद एरोमेटिक अमीनो एसिड आ जाएगी, जिसमें आपका PTT मतलब जो है फिनाइल एलानिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन। उसके बाद हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड, यहाँ पे जो एसेंशियल एमिनो एसिड होती है इसको हम एक न्यूमोनिक से याद कर सकते हैं, TB till 8 PM, ठीक है। तो T से हो जाएगा आपका ट्रिप्टोफैन, वैलिन, V से हो जाएगा आपका वैलिन, देन आफ्टर आता है थ्रियोनिन, उसके बाद आइसोल्यूसिन, उसके बाद आता है आपका ल्यूसिन, यहाँ पे लाइसिन, 8 से हो जाएगा आपका फिनाइल एलानिन और यहाँ पे जो जगह मिथ्योनिन, M से हो जाएगा आपका मिथ्योनिन। उसके बाद सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड, सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड की बात करें, हिस्टिडीन और आर्जिनिन जो है ये आपका सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड। उसके बाद यहाँ पे कीटोजेनिक अमीनो एसिड जिसमें आपका ल्यूसिन और लाइसिन आता है। बोथ यहाँ पे ग्लूकोजेनिक एंड कीटोजेनिक अमीनो एसिड की बात करें, यहाँ पे फिनाइल एलानिन, यहाँ पे आइसोल्यूसिन, ट्रिप्टोफैन और यहाँ पे टायरोसिन। और यहाँ पे 21st अमीनो एसिड जो होता है वो हो जाएगा आपका सेलिनोसिस्टीन, और यहाँ पे 22 अमीनो एसिड जिसको हम बोलते हैं पायरोलाइसिन, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे जो है कुछ मिसलेनियस बायोकेमिकल कॉन्सेप्ट को देखेंगे। तो सबसे पहला है अनकपलर्स क्या होते हैं, यहाँ पे 2,4 DNP और यहाँ पे एस्पिरिन, दीज डिस्पाइट यहाँ पे क्या करते हैं ये ATP की सिंथेसिस बाय अनकपलिंग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। उसके बाद हम बात करेंगे लाइपोप्रोटीन विथ
हाईएस्ट कोलेस्ट्रॉल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका LDL, यहाँ पे लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो कि कैरी करता है मोस्ट ऑफ द कोलेस्ट्रॉल। उसके बाद आप बात करेंगे लाइपोप्रोटीन, यहाँ पे विथ हाईएस्ट ट्राइग्लिसराइड, यहाँ पे काइलोमाइक्रोन। काइलोमाइक्रोन क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है डाइट्री ट्राइग्लिसराइड को। यहाँ पे नेचर ऑफ इंजाइम की अगर बात करें तो यहाँ पे एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम, उसको हम क्या बोलते हैं, हेलो एंजाइम। एपो एंजाइम की बात की जाए तो यहाँ पे प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम, मतलब जो एंजाइम का प्रोटीन पार्ट होता है उसको हम एपो एंजाइम बोलते हैं, और जो नॉन प्रोटीन कंपोनेंट रिक्वायर्ड फॉर एक्टिविटी है उसको हम क्या बोलते हैं, को एंजाइम। ठीक है, उसके बाद हम बात करें यहाँ पे कम्पिटिटिव इनहिबिशन। यहाँ पे कम्पिटिटिव इनहिबिशन में जो वी मैक्स होता है वो सेम हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे के मैक्स हो जाएगा, वो आपका वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि कंपटीशन जब रहेगा तो आपकी जो वेलोसिटी है वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, वेलोसिटी अगर कम हो गई तो फिर आप हार जाएंगे। ठीक है, इसलिए जो कम्पिटिटिव इनहिबिशन, जब कभी भी किसी से कंपटीशन करना रहेगा तो अपनी जो वेलोसिटी है उसको सेम रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे इनहिबिटर जो होता है ना वो कम्पीट फॉर सबस्ट्रेट एट द एक्टिव साइट, मतलब इसमें जो इनहिबिटर है वो कम्पीट करता है किससे, सबस्ट्रेट से एट दी एक्टिव साइट। और नॉन कम्पिटिटिव की अगर बात करें, इसमें कोई कंपटीशन है ही नहीं, तो यहाँ पे जो वी मैक्स वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज होएगी, लेकिन जो किलोमीटर है वो सेम रहेगा। इसमें क्या होता है, जो इनहिबिटर है वो बाइंड करता है यहाँ पे एलोस्टेरिक साइट, नॉट एक्टिव साइट। एक्टिव साइट पे वो बाइंड करेगा नहीं तो कोई कंपटीशन ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे वी मैक्स जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, वी मैक्स क्या होता है वो डिक्रीज हो जाएगा, और जो आपका के एम है वो सेम होगा, लेकिन यहाँ पे कंपटीशन जब रहेगा तो यहाँ पे वी मैक्स को सेम रखना पड़ेगा, और यहाँ पे के एम जो है आपको किलोमीटर वो आपको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, प्रोटीन फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग, जिसको हम बोलते हैं कैप्रियोरोन प्रोटीन, यहाँ पे ये एक तरह की प्रोटीन है जो कि क्या है, असिस्ट करती है प्रॉपर प्रोटीन की फोल्डिंग को और प्रिवेंट करती है किसको, मिस फोल्डिंग को। यहाँ पे उसके बाद हम को फैक्टर और उसके कुछ फंक्शन देखेंगे। ठीक है, देखो कोबाल्ट की अगर बात कीजिए तो जो कोबाल्ट होता है वो एसेंशियल फॉर विटामिन B12 होता है। यहाँ पे क्रोमियम की बात कीजिए तो क्रोमियम जो होता है वो इन्हांस करता है यहाँ पे इंसुलिन की एक्टिविटी। अगर आपके बॉडी में जो है आपको, अगर मान लीजिए आप डायबिटीज़ के पेशेंट है, ठीक है, और अगर आपको जो है इंसुलिन दिया गया और आपके बॉडी में क्रोमियम है, तो वो क्या कर देगा, जो इंसुलिन का जो एक्शन है उसको क्या इन्हांस कर देगा, और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा किसमें, आपका ग्लूकोज को कम करने में। जी ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फ्लोराइड की बात करें तो फ्लोराइड क्या है, यहाँ पे ये स्ट्रेंथ देता है किसको, हमारे बोन को भी और हमारे टेथ को भी। यहाँ पे आयोडीन की बात की जाए तो यहाँ पे रिक्वायर्ड फॉर थायराइड हार्मोन सिंथेसिस के लिए जो है आयोडीन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट। उसके बाद मॉलिब्डेनम की बात करें तो मॉलिब्डेनम क्या एक तरह का को फैक्टर है किसका, जैंथीन ऑक्सीडेज का। सेलेनियम की बात करें तो सेलेनियम जो है को फैक्टर फॉर यहाँ पर ग्लूटाथियोन परऑक्सीडेज और यहाँ पर डायोडाइनेज के लिए। ठीक है, इसके बाद जिंक डिपेंडेंट एंजाइम, कौन कौन से एंजाइम है जो कि जिंक में डिपेंड, यहाँ पे काल से उसको हम याद कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो एंजाइम है वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज, उसके बाद अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज है, एल्कलाइन फॉस्फेटेज है, और यहाँ पे लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज है। मैग्नीशियम डिपेंडेंट एंजाइम, इसको हम याद कर सकते हैं केक के निमोनिक से। ठीक है, तो सी से हो जाएगा कार्बोक्सिलेज, यहाँ पे आर्जिनेज, काइनेज और इनोलेज। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, विटामिन की। तो यहाँ पे दो तरीके की विटामिन होती है, एक हो जाएगी आपकी फैट सॉल्युबल विटामिन, दूसरी हो जाएगी आपकी वाटर सॉल्युबल विटामिन। यहाँ पे वाटर सॉल्युबल विटामिन, तो फैट सॉल्युबल विटामिन जो आपकी चार होती है ADE और यहाँ पे जो है आप वाटर सॉल्युबल BC से याद रख सकते हैं। ठीक है, डिटेल ब्रेकडाउन की अगर हम बात करें तो विटामिन ए की बात करें तो जो इसका एक्टिव फॉर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेटिनॉल। ठीक है, और यूज़ होता है किसमें, एक्ने के ट्रीटमेंट में। और इसकी जब डिफिशियंसी हो जाएगी तब आपको क्या देखने को मिलेगा, बायोटेट स्पॉट देखने को मिलेगा। इसमें क्या होता है, केराटिन का बिल्डअप हो जाता है किसमें, कंजक्टाइवा में। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बायोटेट स्पॉट। उसके बाद हम बात करेंगे विटामिन डी की। विटामिन डी का जो एक्टिव फॉर्म होता है 1,25 डाईहाइड्रोक्सी D3 भी बोलते हैं हम इसको। ठीक है, इसकी डिफिशियंसी की चिल्ड्रन की अगर बात करें तो इसमें आपको रैकेट, जिसमें क्या होता है बोन की एक तरह की डिफॉर्मिटी है, और एडल्ट में आपको देखने को मिलेगा ऑस्टियोमलेशिया सॉफ्ट बोन। अब सॉफ्ट बोन हो जाएगी तो बहुत ही ईजिली जो है वो ब्रिटल हो जाएगी, टूटने के लिए तो जल्दी से टूट जाएगी वो। ठीक है, तो इसकी डिफिशियंसी इसलिए बोलते हैं कि मॉर्निंग में 6 या 7 बजे की जो धूप होती है ना उसको आप लें। ठीक है, तो एक्टिव फॉर्म में आपको विटामिन डी भी मिलेगी। ठीक है, उसके बाद या फिर विटामिन के सप्लीमेंट भी आप ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे विटामिन ई की हम बात करें तो इसका एक्टिव फॉर्म होता है उसको बोलते हैं टोकोफेरॉल। ठीक है, यहाँ पे इसका फंक्शन जो है वो क्या है, एंटीऑक्सीडेंट, जो कि प्रोटेक्ट करता है सेल फ्रॉम ऑक्सीडेटिव
डैमेज। डिफिशियंसी की बात करें तो यहाँ पे आपको हीमोलिटिक एनीमिया और सेलुलर डैमेज देखने को मिलेगा अगर आपके बॉडी में विटामिन ई की डिफिशियंसी है। ठीक है, विटामिन के की अगर बात करें तो ये 3 तरीके, एक होता है K1, K2 और K3। यहाँ पे फाइलो क्यूनोन और यहाँ पे मीना क्यूनोन और यहाँ पे मीनाडोन, ये 3 जो हैं आपके विटामिन के फॉर्म होते हैं और इनकी जो डिफिशियंसी है उनको क्या हो जाएगा आपका ब्लीडिंग डिसऑर्डर ड्यू टू इम्पेयर्ड ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। मतलब जितने भी हमारे ब्लड में क्लॉटिंग फैक्टर है उनकी क्या हो जाएगी यहाँ पे इम्पेयरमेंट हो जाएगी। इसलिए अगर कभी भी किसी को चोट लगेगी तो वहाँ पे जो जो फैक्टर होते हैं वो अगर एब्सेंट हैं तो जाहिर सी बात है ब्लड क्लॉटिंग की जो प्रोसेस है वो नहीं हो पाएगी और क्या कॉन्टीन्यूस ब्लीडिंग हो जाएगी, उसके वजह से क्या हो जाएगा पेशेंट की डेथ हो जाएगी। ऐसे ही आपको ये जो था ना, ये डिज़ीज़ जो है यहाँ पे जो क्वीन विक्टोरिया थी उनके फैमिली में थी, उनके फैमिली में थी। तो ये ठीक है, ये एक तरह की जेनेटिक डिजीज़ थी, उनके फैमिली में थी और अगर कहीं भी अगर थोड़ी सी भी चोट लगती थी वो कॉन्टीन्यूस ब्लीडिंग होती थी हो जाएगी और फिर वो क्या हो जाएगा पर्सन की डेथ हो जाती है। उसके बाद हम बात करें कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में, तो विटामिन बी 1 जिसको हम बोलते हैं थियामिन, यहाँ पे इसकी अगर डिजीज़ की डिफिशियंसी हो जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे वर्निकेज, यहाँ पे कॉर्सॉफ डिजीज़ जो कि क्या है एक तरह का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। ठीक है, और उसके बाद हो जाएगा क्या बेरी भी 2 तरीके के होते हैं, एक होता है ड्राई बेरी, एक होता है आपका वेट बेरी। यहाँ पे ड्राई बेरी की बात करें इसमें आपको मसल वास्टिंग भी देखने को मिलेगी और यहाँ पर सिमेट्रिकल वीकनेस भी देखने को मिलेगी। और यहाँ पे आपका जो वेट बेरी है वो किससे एसोसिएटेड है, यहाँ पे कार्डियोवैस्कुलर इशूज से। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्थेल्मोप्लेजिया भी देखने को मिलेगा, यहाँ पे वीकनेस ऑफ द आई मसल, हमारी जो भी आई मसल होती है सिलरी मसल्स होती है उसमें आपको जो है आपको वीकनेस देखने को मिलेगा। अब आई मसल या फिर वो जो वीकनेस हो जाएगी तो यहाँ पे ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे विटामिन B2 जिसको हम बोलते हैं राइबोफ्लेविन, इसकी डिफिशियंसी से क्या हो जाएगा चिलोसिस, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन एंड स्केलिंग ऑफ द लिप एट द कॉर्नर, हमारे जो ये लिप्स होते हैं ना यहाँ पे जो एंगल होता है लिप्स का, वहाँ पे क्या हो जाएगा इस इन्फ्लेमेशन हो जाएगा और वहाँ पे क्या हो जाएगी स्केलिंग हो जाएगी, इसको हम बोलते हैं चिलोसिस। यहाँ पे विटामिन B3 जिसको हम क्या बोलते हैं नियासिन, इसकी डिफिशियंसी अगर होगी तो यहाँ पे इसको हम बोलते हैं पैराग्रा, यहाँ पे आपको डायरिया, डर्मेटाइटिस, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा आपका स्किन में और डिमेंशिया जो है यहाँ पे लॉस ऑफ मेमोरी भी देखने को मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद हम बात करें विटामिन B5 जिसको बोलते हैं पैंटोथेनिक एसिड, अगर इसकी डिफिशियंसी है तो यहाँ पे बर्निंग फिट डिजीज़ बोलते हैं। ठीक है, लिंक टू यहाँ पे एड्रिनल इनसफिशियंसी। उसके बाद विटामिन B6 जिसको बोलते हैं पायरोडॉक्सिन, इसकी डिफिशियंसी से आपको सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया और यहाँ पे हाइपर इरिटेबिलिटी देखने को मिलेगी। विटामिन B7 जिसको हम क्या बोलते हैं बायोटिन, अगर बायोटिन की कमी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका हेयर लॉस जिसको हम बोलते हैं एलोपेशिया एरियाटा भी बोलते हैं या एंड्रोजेनिक एलोपेशिया भी होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें किसकी विटामिन B9 जिसको हम क्या बोलते हैं फॉलिक एसिड, अगर फॉलिक एसिड की डिफिशियंसी हो जाएगी तो यहाँ पे मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, यहाँ पे स्पिना बाइफिडा इन द न्यूबॉर्न। इसलिए बोलते हैं कि अगर कोई लेडी प्रेगनेंसी का मतलब प्लान कर रही है, ठीक है, और अगर वो कोई मेडिकेशन ले रही है तो अगर उसे न्यूरल ट्यूब का डिफेक्ट होने का खतरा बना हुआ है तो क्या करते हैं हम फॉलिक एसिड का जो है ना वो 400 mg वो 2 या 3 महीने पहले से ही स्टार्ट कर देते हैं ताकि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की जो कंडीशन है वो जनरेट ना हो। ठीक है, तो इसलिए जो है हम फॉलिक एसिड देते हैं, फॉलिक एसिड के साथ साथ आयरन भी दे सकते हैं उसमें। ठीक है, उसके बाद हम विटामिन B12 जिसको बोलते हैं कोबालामिन, इसकी डिफिशियंसी यहाँ पे मेगेलोब्लास्टिक आपको एनीमिया देखने को मिलेगा, यहाँ पे सब एक्यूट कंबाइंड डीजेनरेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड जिसको बोलते हैं न्यूरोलॉजिकल डैमेज आपको देखने को मिलेगा। विटामिन C की अगर हम बात करें, ठीक है, इससे इसका भी, और विटामिन C यूजली हमको किस में सिट्रस फ्रूट में मिलते हैं। यहाँ पे आपको ब्लीडिंग गम्स देखने को मिलेंगे, वीक कनेक्टिव टिश्यू भी देखने को मिलेगा और यहाँ पे पुअर वाउंड हीलिंग भी देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे विटामिन D की, तो विटामिन D से जो है यहाँ पे रैकेट्स, मतलब छोटे बच्चों में जो है आपको क्या देखने को मिलेगा रैकेट्स, यहाँ पे जो बोन हो जाएंगी वीक हो जाएंगे। अब बोन वीक है तो यहाँ पे उसका चांस बढ़ जाएगा टूटने का। उसके बाद हम बात करें ऑस्टियोमालाइसिया, ये क्या है एडल्ट में, इसमें भी आपको सॉफ्ट बोन देखने को मिलेंगे। जिंक की बात कीजिए तो यहाँ पे अगर किसी भी पर्सन को जिंक की डिफिशियंसी है
ठीक है। जिंक की डिफिशियंसी है तो क्या हो जाएगा, डिलेड वाउंड हीलिंग, मतलब अगर किसी को चोट लग गई है तो चोट अगर वो जल्दी से ठीक नहीं हो रही थी, इसका मतलब ये है कि जो पर्सन को चोट लगी है उसको किस चीज़ की डिफिशियंसी है, जिंक की डिफिशियंसी है। उसके बाद यहाँ पे डिक्रीज इम्यूनिटी, और अगर जिंक की डिफिशियंसी रहेगी तो यहाँ पे जो है उनकी जो इम्यूनिटी है वो भी डिक्रीज हो जाएगी, तो इन्फेक्शन का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे एक्रोडर्मेटाइटिस एंटेरोपैथिका, जिसमें कि आपको डर्मेटाइटिस, स्किन का इशू भी देखने को मिलेगा, यहाँ पे एलोपेशिया भी देखने को मिलेगा, और यहाँ पे डायरिया भी देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे बात करें कोलेजन डिफेक्ट और उससे रिलेटेड डिसऑर्डर। यहाँ पे देखो टाइप 1 कोलेजन डिफेक्ट की अगर हम बात करें, जिसमें क्या आता है यहाँ पे ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा करेक्टराइज बाई, इसमें आपको ब्रिटिल बोन देखने को मिलेगी। अगर ब्रिटिल बोन है तो यहाँ पे चांस ऑफ फ्रैक्चर जो है वो बढ़ जाएगा, और यहाँ पे जो स्क्लेरा हो जाएगी वो आपकी ब्लू कलर की दिखेगी। उसके बाद टाइप 2 जो कोलेजन डिफेक्ट होता है उसमें क्या है, यहाँ पे कॉन्ड्रोप्लेसिया, इसमें क्या होता है कि यहाँ पे अफेक्ट होता है कार्टिलेज के डेवलपमेंट में, और इसकी वजह से क्या हो जाएगी, आपको स्केलेटल एबनॉर्मेलिटीज़ जो है वो देखने को मिलेगी। ठीक है। उसके बाद टाइप 3 कोलेजन डिफेक्ट की अगर हम बात करें तो इसमें जो है एहलर डैलोस सिंड्रोम की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा, ये रिजल्ट इन यहाँ पे हाइपर प्लास्टिक स्किन, और यहाँ पे जॉइंट की जो है हाइपर मोबिलिटी हो जाएगी, और फ्रेजाइल ब्लड वेसल देखने को मिलेगा। और टाइप 4 कोलेजन डिफेक्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं, एल्पर्ट सिंड्रोम, कॉजेज बाय डिक्रीज किडनी डिजीज, इसमें आपको हेमेटूरिया, मतलब आपके जो यूरिन है उसमें आपको ब्लड देखने को मिलेगा, सेंसरी न्यूरिंग हेयरिंग लॉस हो जाएगा, और एंटीरियर लेंटिगोनस लेंस डिफॉर्मिटी इन द आई। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, गुड पॉस्चर सिंड्रोम। इसकी एटियोलॉजी क्या है, ये एक तरह का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि जो इम्यून सिस्टम होता है वो प्रोड्यूस करता है क्या, एंटीबॉडी अगेंस्ट कोलेजन इन द लंग्स एंड किडनी, मतलब हमारे बॉडी में तो नॉर्मली एंटीबॉडी जो होती है वो जो एंटीजन को मारने की काम होती है, लेकिन ये एक तरह की ऑटो इम्यून डिसीज़ है जिसमें क्या होता है, एंटीबॉडी तो बनती है लेकिन वो जो है क्या होता है कि जो हमारे लंग्स में और हमारे किडनी में जो कोलेजन है उनके अगेंस्ट बन जाती है, और उसको क्या करती है, डिस्ट्रॉय करती है। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, हेमेटोपोइसिस, मतलब कफिंग अप ब्लड, मतलब जो है आप खून की उल्टी करेंगे। ठीक है। उसके बाद हेमेट्यूरिया, मतलब जो है यूरिन में आपको ब्लड देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे कोलेजन की अगर बात करें तो मोस्ट कॉमन प्रोटीन इन द बॉडी जो होती है वो कौन सी होती है, वो कोलेजन होती है। ठीक है। अमीनो एसिड इन द कोलेजन, कौन कौन सा अमीनो एसिड होता है कोलेजन में, तो ग्लाइसिन, प्रोलीन और यहाँ पे सिस्टीन। और यहाँ पे विटामिन सी और कोलेजन की सिंथेसिस, विटामिन सी की अगर बात कीजिए उसकी डिफिशियंसी हो जाएगा तो यहाँ पे हाइड्रोक्सिलेशन हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे ऑफ प्रोलीन एंड लाइसिन रिड्यूस इन कोलेजन, यहाँ पे फॉल्टी कोलेजन फॉर्मेशन भी होगा, और यहाँ पे आपको स्कर्वी भी देखने को मिलेगा, और स्कर्वी की वजह से क्या होता है, करेक्टराइज बाई यहाँ पे आपको ब्लीडिंग, हमारे मसूड़ों से खून देखने को मिलेगा। यहाँ पे पुअर वाउंड हीलिंग, और पुअर वाउंड हीलिंग और किसमें था, अगर जिंक की डिफिशियंसी हो जाएगी तो भी जो है आपको वाउंड हीलिंग में जो है वो लेट देखने को मिलेगा, जल्दी से। और यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे फ्रेजाइल ब्लड वेसल्स। तो ये रहा आपका बायोकेमिस्ट्री का रैपिड रिवीजन। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, और जो PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।